हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग एनसीईआरटी से कवर करेंगे। बाकी अगर आपको पहले का भी पढ़ना है तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में क्या लिखा है, तो देखो न्यूक्लियस, जब भी हम लोग यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वहां से एक बात तो क्लियर है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है तो मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। कैसा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, करेक्ट। तो क्या लिखा गया कि न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार डिस्कवर किया था, ईयर था 1831। इसके बाद न्यूक्लियस को स्टेन किया गया बेसिक डाई से, और जो भी मटेरियल वहां पे मिला उसको क्रोमैटिन बोला गया। और क्रोमैटिन किसने बोला? वो थे आपके फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने उसको डाई किया, स्टेन किया था, उसके बाद उसको देखा, वहां पे जो मिला उसको क्रोमैटिन बोला गया और नाम दिया फ्लेमिंग ने। ठीक है। द इंटरफेज न्यूक्लियस, और जब भी हम लोग न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे तो हमेशा इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद इंटरफेज में मतलब आपका G1 S एंड G2 आ जाएगा, और इसके बाद आता है आपका एक्चुअल सेल डिवीजन, यानी कि जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है। तो जब भी न्यूक्लियस की स्टडी की जाएगी हमेशा इंटरफेज न्यूक्लियस को लेकर स्टडी की जाएगी। द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब कि तब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलॉबरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। वहां पे एक बहुत ही ज्यादा इलॉबरेट न्यूक्लियर प्रोटीन का फाइबर होता है जिसको क्रोमैटिन बोला जाता है। जैसे मान लो आपका न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके का, ये है आपका क्रोमैटिन, और यहीं पे आपका स्फेरिकल न्यूक्लियोलस लगा रहता है। ठीक है, आप यहां से समझ लो, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर देखो। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट। जो बाहर दिख रही है वो आउटर मेम्ब्रेन है, जो अंदर है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच में यहाँ पे आपका होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, और इसके अंदर आपका इस तरीके से क्रोमैटिन प्रेजेंट है, और यहीं पे आपका प्रेजेंट होता है क्या? न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट है वहीं पे? आपका न्यूक्लियोलस। अंदर के पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से ही आपकी अटैच होती है रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर मेम्ब्रेन से ही अटैच होती है, और यहाँ पे आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप बेसिक से स्ट्रक्चर याद रखिए कि बाहर आउटर मेम्ब्रेन, अंदर इनर मेम्ब्रेन, फिर अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में आपकी क्रोमैटिन प्रेजेंट है, और वहीं पे आपका न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। तो देखो अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलाई या इसी को न्यूक्लियोलस बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between, called the perinuclear space। मतलब देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्पेस को बोला जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि होता है 10 to 15 नैनोमीटर का। नेक्स्ट लाइन क्या है कि the outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears the ribosome on it। देखो जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन पर ही राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, और आउटर मेम्ब्रेन ही किसके कनेक्शन में है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। कौन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। कैसे पता चला? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यही यहाँ पे लिखा गया है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स द राइबोसोम ऑन इट। एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर। जहां पे भी आपको ये दिख रहा है ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरप्टेड है, ये होता है आपका न्यूक्लियर पोर, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। अब एक बात बताओ, अगर पोर है, पोर का मतलब क्या होता है? पोर का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहां पे, मतलब कुछ तो है जो अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, यहीं से आरएनए और प्रोटीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में इधर से उधर जाती रहती हैं। कभी न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, कभी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म। कहां से? न्यूक्लियर पोर से। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि at a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pore which are formed by the fusion of its two membrane। दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से ही आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहा है। These nuclear pores are the passages through which the movement of RNA and protein molecules takes place in both direction with the nucleus and the cytoplasm। आरएनए और प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म से आपका साइटोप्लाज्म। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होती है, जैसे कि आपको हर एक यूकैरियोटिक सेल में दिखता है, लेकिन कई बार क्या होता है आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम, और कई बार ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा, दो से भी ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आता है एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। और नेक्स्ट लाइन लिखे, कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन। ये मैंने आपको बता दिया। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, एरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मेम्बर्स। देखो एक होता है आपका मैच्योर, ठीक है, मैच्योर आरबीसी, और एक है आपका सीव ट्यूब सेल्स।
सीव ट्यूब सेल्स दोनों में ही आपकी न्यूक्लियस अब्सेंट हो, दोनों में आपका न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, लेकिन क्या अब इसको डेड कंसीडर कर दिया जाएगा? क्या ये डेड होती है? जवाब आएगा नहीं, ये डेड नहीं है, ये लिविंग है। क्यों? क्योंकि जो मैच्योर आरबीसी ना, जैसे मैं आपको यहां से बताऊं ये लिविंग क्यों है। देखो मान लो ये आपका है आरबीसी, ठीक है, ये आपकी इमेच्योर, ये आपकी इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन और एंजाइम बन जाएगा। तो जो एंजाइम है, एंजाइम ही आपके मैच्योर आरबीसी में भी जाएगा। मान लो वहां पे न्यूक्लियस नहीं भी प्रेजेंट है बट एंजाइम तो प्रेजेंट है, तो जब एंजाइम प्रेजेंट है तो यही एंजाइम सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कराता रहता है, और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है तो मतलब सेल लिविंग है। सेम आपका सीव ट्यूब सेल्स में भी होता है कि न्यूक्लियस तो एब्सेंट है लेकिन फिर भी ये लिविंग क्यों है? क्योंकि सीव ट्यूब सेल्स पास में होते हैं कंपेनियन सेल के, कंपेनियन सेल के पास खुद का न्यूक्लियस होता है, तो वहां से जब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन और एंजाइम बनेगा, वो सीव ट्यूब सेल्स में जाएगा, और सीव ट्यूब सेल्स में एंजाइम होने की वजह से वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहेगी, जिसकी वजह से सीव ट्यूब सेल्स भी आपकी लिविंग होती है। मतलब मैच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब सेल्स दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट है लेकिन दोनों सेल्स आपकी लिविंग होती है। नेक्स्ट लाइन दी गई कि द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। जो मैंने आपको बोला था ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे क्रोमैटिन होता है और आपका न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट है। द न्यूक्लियोलाई, ये न्यूक्लियोलस को बोला जा रहा है। द न्यूक्लियोलाई स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन लेस भी होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस में ही, ये जो न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस, यहीं पे आपका आरआरएनए की सिंथेसिस होती रहती है, यहीं पे आरआरएनए की सिंथेसिस होती है, और आरआरएनए ही प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? आरआरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर बनाता है आपका राइबोसोम। क्या बनाता है? राइबोसोम। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोलस पे ही आपका आरआरएनए बन रहा है तो वहीं पे आपकी राइबोसोम की भी सिंथेसिस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे? द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस, ये तो हो गया। इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, वहां पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती रहती है न्यूक्लियोलस में। इसके अलावा देखो, जब न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम है, ठीक है, अब अगर राइबोसोम है तो राइबोसोम से मतलब प्रोटीन बन रहा होगा। मान लो प्रोटीन हमें ज्यादा अमाउंट में बनवाना है तो क्या करना पड़ेगा? मान लो प्रोटीन हमें ज्यादा अमाउंट बनाना पड़ेगा, तो वहां पे राइबोसोम भी ज्यादा होने चाहिए। और अगर राइबोसोम ज्यादा कैसे होंगे? जब वहां पे न्यूक्लियोलस ज्यादा अमाउंट में होगा या बड़ी साइज में होगा। समझ में आया? अगर प्रोटीन ज्यादा बनवाना है तो राइबोसोम ज्यादा होना चाहिए, और अगर राइबोसोम ज्यादा होना चाहिए तो मतलब वहां पे न्यूक्लियोलस ज्यादा होगा, तभी तो राइबोसोम की ज्यादा सिंथेसिस हो पाएगी। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। मतलब वो सेल जहां पे कंटिन्यूअसली प्रोटीन की सिंथेसिस चल रही है, वहां पे जो न्यूक्लियोलाई होगा वो साइज में बड़ा और नंबर में ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज ए लूज एंड इंटरेस्टिंग नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, मतलब उसी आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन प्रेजेंट है, ठीक है। और क्रोमैटिन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, आपका क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है, क्रोमोसोम वापस से डिकंडेंस होकर आपका क्रोमैटिन बना देता है। क्रोमैटिन के पास क्या क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, नॉन हिस्टोन और आरएनए, दोनों सब चारों चीजें आपकी क्रोमैटिन में प्रेजेंट होगी, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। A thread of DNA distributed. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46. एक ह्यूमन सेल है, उसमें टोटल 2 मीटर लंबा डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, 2 मीटर लंबा प्रेजेंट होगा, जो कि टोटल 46 क्रोमोसोम में डिवाइड होता है। काट काट के समझ लो डिवाइड कर दिया गया। समझने के लिए समझ लो कि टोटल 2 मीटर का है, इसको 46 क्रोमोसोम में डिवाइड करना है, तो छोटा छोटा करके 46 क्रोमोसोम में दे दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट दे दिया जाता है। वही चीज समझ लो कि जो डीएनए होती है उसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर की है। फिर आता है एवरी क्रोमोसोम, जो कि डिवाइडिंग सेल में विजिबल होता है, एसेंशियली हैज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो ये है, कोई मान लो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये मान लो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े कहां से हैं? तो ये होता है आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या है? यहां से देख लो, देखो ये है, ठीक है, ये आपको 2 क्रोमोसोम दिख रहा है, दोनों क्रोमोसोम में ये जो आपको पहला कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसी को सेंट्रोमियर बोला जाता है। सेंट्रोमियर वो जगह होती है जहां पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं। अब इसी सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर लगा होता है, जहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, जो कि आप पढ़ोगे सेल डिवीजन में, करेक्ट। तो क्या लिखा गया है, पढ़ लेते हैं। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको सेंट्रोमियर बोला जाता है, और सेंट्रोमियर के ऊपर ही डिस्क लाइक काइनेटोकोर अटैच होते हैं।
ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होल्ड करता है? दोनों क्रोमैटिड्स को। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड कहां से अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के पोजीशन पे क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। यहां से समझ लो। मेटासेंट्रिक है या आपका मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर सेंटर में होगा, 2 इक्वल आर्म्स बनेगी। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा सा आगे होगा, जिसकी वजह से एक शॉर्ट आर्म बनेगी, एक लॉन्ग आर्म बनेगी। उसके बाद आ गया एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? सेंट्रोमियर किनारे के पास लगभग होगा, तो एक बहुत छोटी आर्म बनेगी, एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बनेगी, और एक आपकी एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म बनेगी। टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल एंड पे होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आपका मिडिल में होगा, जिससे 2 इक्वल आर्म्स बनेंगे। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे होगा मिडिल से, जिसकी वजह से एक लंबा आर्म बनेगा और एक छोटा आर्म बनेगा। और एक्रोसेंट्रिक के केस में क्रोमोसोम इंड के लगभग होगा, जिसकी वजह से एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म बनेगा। फिर आएगा आपका टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में आपका सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल एंड पे होगा। देखो, सेकेंडरी प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, बट कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, क्रोमोसोम का जो भी टर्मिनल एंड होता है उसको टेलोमेयर बोला जाता है। तो जिस भी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, यही चारों क्रोमोसोम होते हैं जहां पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, 13, 14, 15, 21, 22। तो जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन से लेके टेलोमेयर के बीच के स्पेस को सैटेलाइट बोला जाता है। मतलब एक छोटा सा फ्रेगमेंट है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन से टेलोमेयर के बीच के स्पेस को सैटेलाइट बोला जाता है। सैटेलाइट कहाँ होगा? सारे क्रोमोसोम में होगा? नहीं, सैटेलाइट सिर्फ उन्हीं क्रोमोसोम में होगा जहां पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है कि समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम, मतलब कुछ ही क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है कुछ लोकेशंस पे, और यही सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से एक फ्रेगमेंट अपीयर होता है जिसको सैटेलाइट बोला जाता है। मतलब लास्ट पार्ट टेलोमेयर से लेकर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बीच का जो फ्रेगमेंट होता है उसी को बोला जा रहा है सैटेलाइट। ये देखो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, ये रहा आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, इस पार्ट को बोला जाता है सैटेलाइट। करेक्ट। फिर माइक्रोबॉडीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक सेल होती है, मान लो कोई सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में कई सारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकल स्ट्रक्चर्स दिखने को मिलेंगे, इसमें कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोबॉडीज आपका प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में आपकी माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती है। देखो, टोटल चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज मुझे बताइए कि दीदी ये वाला पॉइंट था जो कि मुझे नहीं समझ में आया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।